जैसे एक वर्ड होता है मेंटेनेंस और दूसरा है चैम्पर्टी। फोर्थ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। अब इसको पहले इलस्ट्रेशन आप समझिए। जैसे मान लीजिए ए है, ए के खेत पे बी ने क्या कब्जा, ए के खेत पे बी ने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब ए के पास बेचारे के पास पैसा ही नहीं है जो ये केस कर पाए। सी ने क्या किया, ए से कहा, बोले देखो ऐसा है, हम मदद करेंगे तुम्हारी। अब सी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकता है और लीगल हेल्प भी कर सकता है। मीन्स सी में बी अ लॉयर है, कहता हम तुम्हारा फ्री में केस लड़ेंगे, चिंता ना करो, हम तुमको न्याय दिलाएंगे। ठीक, या ये भी हो सकता है सी उससे कहे कि भाई देखो हम तुमको जितना खर्चा आएगा हम तुमको सब पैसा देंगे, ठीक है, और तुम केस करो और अपनी प्रॉपर्टी इनसे वापस लो। मतलब अगर कोई पर्सन किसी की हेल्प कर रहा है, और हेल्प किस चीज के लिए कर रहा है, टू रिकवर द प्रॉपर्टी। If a person help to another person to recover the property and he does not demand anything in recovered property, means कि एक पर्सन मदद तो कर रहा है किसी दूसरे की, वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस पा सके, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी के वापस आने पे उस प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर की डिमांड नहीं करता है। तो ये क्या कहलाता है, मेंटेनेंस। इसको समझने के लिए आप यहां पे एक वर्ड लिख लीजिए, प्रमोशन। वो क्या करता है, प्रमोट करता है किसी को। ठीक, तो अगर कोई किसी को प्रमोट कर रहा है और डज नॉट डिमांड एनी शेयर फ्रॉम द रिकवर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी रिकवर की गई है उसमें से कोई भी शेयर वो नहीं मांगता है, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा। चैम्पर्टी के आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वॉरगेन। ये क्या होता है, वॉरगेन होता है। कैसे वॉरगेन होता है, जैसे मान लीजिए फिर वही इलस्ट्रेशन है, ए की प्रॉपर्टी पे कब्जा किसने कर लिया, बी ने कर लिया, ठीक है। फिर सी आया, सी मान लीजिए वकील है, सी ने कहा भाई देखो ऐसा है, तुम केस फाइल करो, ठीक, तुम्हारे इस केस में जितना भी खर्चा आएगा टोटल हम करेंगे, लेकिन जब ये केस तुम जीत जाओगे, ये प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाएगी, तो इस प्रॉपर्टी में से 10% शेयर है जो वो किसका होगा, हमारा होगा। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, वॉरगेन कर रहा है, और वॉरगेन जब कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, चैम्पर्टी कहलाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि मेंटेनेंस में जो रिकवर्ड प्रॉपर्टी है उसमें से कोई भी शेयर की डिमांड नहीं की जाती है। चैम्पर्टी में बार्गेन होता है और उसमें जो है वो शेयर की कोई डिमांड की जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेंटेनेंस का कोई एग्रीमेंट किया गया है या चैम्पर्टी का कोई एग्रीमेंट किया है तो ये वॉइड होगा या वैलिड होगा। तो इंडियन पोजीशन आप समझ लीजिए, ये दोनों ही वैलिड हो सकते हैं और दोनों ही वॉइड हो सकते हैं। फिर सुन लीजिए, मेंटेनेंस में जो पर्सन हेल्प कर रहा है वो किसी भी शेयर की डिमांड नहीं करेगा रिकवर्ड प्रॉपर्टी में। चैम्पर्टी में जो पर्सन हेल्प कर रहा है वो डिमांड करेगा, ठीक। अब डिमांड मेंटेनेंस में डिमांड नहीं करेगा, चैम्पर्टी में डिमांड करेगा। अब ये एग्रीमेंट वॉइड होगा या वैलिड होगा, तो इसका आंसर ये है कि ये वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। मतलब दोनों एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं। कैसे, कंडीशन सिर्फ ये है गुड फेथ या बोना फाइड। इफ द इंटेंशन of the person who is helping to recover the property is bona fide, or the person who is helping is acting in good faith, then it is valid.
वेदर द एग्रीमेंट इज मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। अब चाहे मेंटेनेंस हो चाहे चैम्पर्टी हो, अगर उसका जो इंटेंशन है वो मदद करने का है, ठीक है, गुड फेथ में कर रहा है, सबसे बड़ी बात वो सही आदमी की मदद कर रहा हो, उसको पता हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी एक ही है, अगर वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्या कर रहा है, मिलाफाइड ग्राउंड पे कर रहा है, बैड फेथ में कर रहा है, जैसे फिर देखिए मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गए। अब यहां पे मजेदार बात क्या है, प्रॉपर्टी जो अभी तक बार बार डिस्कस कर रहे थे वो किसकी थी, ए की थी, बी ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब प्रॉपर्टी किसकी है, बी की है, और कोई सी जो है वो ए से कह रहे हैं ऐसा करो तुम इस प्रॉपर्टी पे केस करो, ठीक है, पैसा टोटल हम लगाएंगे और हमें इसके बदले में कुछ चाहिए भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या होगा, वॉइड होगा। हो सकता है ये केवल बी को परेशान करना चाह रहा हो, बी इसका दुश्मन हो, ये चाह रहा हो बी को परेशान किया जाए, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सी का इंटेंशन जो है वो बोनाफाइड नहीं है। या ये तो मेंटेनेंस का एग्जाम्पल हो गया, अगर ये कोई डिमांड नहीं कर रहा है, और मान लीजिए सी का है, ठीक है तुम ऐसा करो इस प्रॉपर्टी पे केस करो, और अगर ये प्रॉपर्टी मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा आधा शेयर कर लेंगे, ये चैम्पर्टी हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी दोनों क्या हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं और वॉइड भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे चीजें और इसके साथ हम देख सकते हैं, जैसे सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, जैसे अगर कोई एग्रीमेंट करता है और जैसे आजकल देखते ना कि वो कहते हैं कि ठीक है 10 लाख रुपया दो तो हम ये नौकरी लगवा देंगे, या 20 लाख रुपया दो तो ये नौकरी हम तुम्हारी लगवा देंगे। तो जो पब्लिक ऑफिस है उसको सेल करने का कोई एग्रीमेंट कर रहा है। अब मान लो किसी को आप 50 लाख रुपया दे दिया कि ठीक है हमारी ये नौकरी लगवा दो, और कल को नौकरी वो नहीं लगवाता है तो आप इस 50 लाख रुपए के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। मैरिज ब्रोकेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे आपने किसी से कहा, जो हमने पहले आपको इलस्ट्रेशन दे दिया था कि आप जो है किसी से कह रहे हो कि भाई आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को क्या करो, डाइवोर्स दे दो और हमसे शादी कर लो, ये भी क्या है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। 2-3 केस और आप लिख लीजिए, जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक तो है घेरूलाल पारेख का एक केस था, इस पे देखिए एक केस इस पे है, घेरूलाल, बल्कि घेरूलाल पारेख आएंगे, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। यह है घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। जो घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, ये सेक्शन 23 पे केस है। इसमें ये कहा गया था कि मॉरलिटी का मतलब जो है वो इमोरलिटी का मतलब जो है वो सेक्सुअल इमोरलिटी से है। एक तो ये था। एक केस इस पे था लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नू स्वामी, ये था आपका तो ना यही लिख दे, लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नू स्वामी। घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास एक केस, लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नू स्वामी दूसरा केस। और इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है वो और पूछा जाता है। उसमें ये कहा गया था कि जो
लोक नीति है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी जो है, पब्लिक पॉलिसी ये एक इस तरीके का अनरूल्ड हॉर्स है जो सवार को भी नहीं पता है, राइडर को भी नहीं पता है कि लेके कहाँ जाएगा। ये कहा जाता है कि जो लोक नीति है ये एक ऐसा घोड़ा है जो कहाँ लेके जाएगा ये बात सवार को भी नहीं पता होती है, अनियंत्रित घोड़ा है, ठीक है, अनरूल्ड हॉर्स है जो राइडर को भी नहीं पता है कि उसको कहाँ लेके जाएगा। ये जो था रिचर्डसन वर्सेस मेलिस, रिचर्डसन वर्सेस मेलिस में कहा गया था। रिचर्डसन वर्सेस मेलिस लिख लीजिएगा अपने आप। रिचर्डसन वर्सेस मेलिस के केस में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जो लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा अनरूल्ड हॉर्स है जो राइडर को कहां लेके जाएगा ये बात राइडर भी नहीं जानता। ठीक, तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट है सेक्शन 23 पे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट पार्शियली लॉफुल है और पार्शियली अनलॉफुल है, तब क्या होगा? जैसे उसने कहा कि हम कार तुम्हारी जो है वो खरीदेंगे और 5 लाख रुपए देंगे और एक मर्डर कर देंगे, कार हमें आप दे दो। या अब इसमें क्या है, 5 लाख रुपया ले रहा है किसी काम के लिए और मर्डर कर रहा है। अगर पार्शियली लॉफुल है और पार्शियली अनलॉफुल है, चाहे कंसिडरेशन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, तो हमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन लगाना होगा। ये देखना होगा कि क्या अनलॉफुल पार्ट को लॉफुल पार्ट से अलग किया जा सकता है। अगर अलग किया जा सकता है तो लॉफुल वैलिड रहेगा, अनलॉफुल क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। लेकिन अगर इसको अलग नहीं किया जा सकता है तब पूरा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड है। और सेक्शन 24 में ये कहा गया है, सेक्शन 24 में यही इन्होंने कहा है कि अगर पार्शियली लॉफुल है और पार्शियली अनलॉफुल है तो उसको सेपरेट कर सकते हो आप। तो जो लॉफुल है वो लॉफुल रहेगा, जो अनलॉफुल है वो अनलॉफुल हो जाएगा। और अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। तो ये 24 देखा हम लोगों ने। सेक्शन 25 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि सेक्शन 25 क्या कहता था? विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट विल बी वॉइड। उसके एक्सेप्शन भी हमने देखे थे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया, पास्ट वॉलंटरी सर्विस हो गया, टाइम बार्ड डेट हो गया, एजेंसी हो गया, गिफ्ट हो गया। ठीक है, तो सेक्शन 25 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 23, सेक्शन 24 और सेक्शन 25, अगर आज हमने जितना भी पढ़ा है, अगर हम उसका एक बिल्कुल जिस्ट देखें तो क्या क्या चीजें हमें को देखनी है, फिर अच्छे से सुन लीजिए आप। कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगर ये लॉफुल नहीं है, मतलब अनलॉफुल है, तो क्या हो जाएगा? हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसका तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो भी अनलॉफुल हो सकता है, उसका ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हो सकता है, हमने इलस्ट्रेशन से देखा। अब इलीगल में और वॉइड में डिफरेंस क्या होता है कि इलीगल का कोलेटरल भी वॉइड होता है, जबकि वॉइड का कोलेटरल वैलिड होता है। अब सेक्शन 23 में बताया है कि कब कब अनलॉफुल होगा, तो इन्होंने बताया इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ इट अलाउज इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, if causes any injury to person or property, if it is immoral। immoral में हमने देखा कि कोई एक डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। अब जो भी सोसाइटी है उसके मॉरल्स के हिसाब से जाएगा। जैसे 2 इलस्ट्रेशन हमने देखे भी हैं कि अगर कोई अपनी बेटी को किसी दूसरे को पैसा लेके देता है, कहता है कि इसको आप प्रोस्टिट्यूशन का काम कराइए, या मान लीजिए कोई हमसे क्या करता है, हमारा घर जो है वो रेंट पे लेता है और हमें पता है कि ये क्या काम करेगा? प्रोस्टिट्यूशन का यहाँ पे काम करेगा या गैम्बलिंग का काम किया जाएगा, तो ये सब क्या है? इमोरल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये टेक्निकल टर्म है मेन यहाँ से कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में फर्स्ट हो गया ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री, कि आप एनिमी कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर।
और अगर वॉर से पहले ही आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है तो दो कंडीशन होंगी। अगर आपके एग्रीमेंट का नेचर ऐसा है जो वॉर में उसको बेनिफिट दे रहा है दुश्मन देश को, तो वो वॉइड हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर बेनिफिट नहीं दे रहा है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। वॉर के बाद में जो है वो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस हो सकता है। इसके बाद स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन था। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को कोर्ट तक आने ही ना देना, केस को दबा देना। ठीक। इसके बाद था इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि न्याय मिलने में बाधा पहुंचाना, चाहे वो ये रनिंग केस होता है, इंटरफेरेंस में केस चल रहा होता है और स्टिफलिंग में केस को आने ही नहीं दिया जाता है। तो चाहे जज को आप रिश्वत देने का एग्रीमेंट करते हैं, चाहे आई विटनेस को देते हैं, तो ये सब किस में हो जाएगा, स्टिफलिंग, इसमें आ जाएगा अपना इंटरफेरेंस में। इसके बाद हमने देखा मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस में एक पर्सन की प्रॉपर्टी पे दूसरा कोई कब्जा कर लेता है, तीसरा पर्सन जो है वो हेल्प करता है उसकी। तो अगर हेल्प करने के बदले में रिकवर्ड प्रॉपर्टी से वो कोई डिमांड नहीं करता है तो मेंटेनेंस है, कि प्रोत्साहन देना, प्रमोट करना कि तुम करो हम देखेंगे। सेकंड चैम्पर्टी होता है, चैम्पर्टी में बार्गेन होता है। अब चाहे मेंटेनेंस हो चाहे चैम्पर्टी हो, और चैम्पर्टी में क्या होता है कि ये रिकवर्ड प्रॉपर्टी में से एक शेयर की डिमांड करेगा जो भी हेल्प कर रहा है। अगर बोनाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है तो दोनों वैलिड है, और अगर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है तो दोनों वॉइड है। 3 केस आपको इस पे अच्छे से देखने हैं। एक घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। इसमें कहा गया था इमोरलिटी मीन्स सेक्सुअल इमोरलिटी। लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नू स्वामी का केस इसी से रिलेटेड आता है, कई बार पूछा गया कि किससे रिलेटेड है। और एक थर्ड केस जो था वो रिचर्डसन वर्सेस मैलिस का था। इसमें ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है ये एक ऐसा हॉर्स है, अनरूल्ड हॉर्स है, जो राइडर को भी नहीं पता है कि उसको कहाँ लेके जाएगा। तो ये हमारे 23, 24, 25 तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में 26 हम लोग देखेंगे। और बेटा कोई भी अगर डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, और अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच।